नमस्कार, आप देख रहे हैं आरकेजे न्यूज, राजस्थान की जान न्यूज। और विधानसभा चुनाव को लेकर उपचुनाव सरदार शहर में होने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा हो गई है और 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को नतीजे हमारे सामने होंगे। कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बसपा सहित अनेक पार्टियां यहां पर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करेगी और अनेक प्रकार के उम्मीदवार आएंगे और जोर आजमाइश करेंगे। इस मामले में लेकर कांग्रेस से लगभग अनिल शर्मा का नाम चल रहा है और प्रबल संभावना यही लग रही है कि अनिल शर्मा को टिकट मिलेगी और वही उम्मीदवार होंगे। बीजेपी में एक से ज्यादा उम्मीदवार है। अशोक पिंचा 5 में से 4 चुनाव हार चुके हैं और इसको लेकर भी अशोक पिंचा को टिकट मिलने का एक ये कमजोर कारण बनता है। इसके साथ अनेक अन्य उम्मीदवार भी है और उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग बातें होती है, अलग अलग अंदाजा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि उम्मीदवार शिक्षित होना चाहिए, उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए। उम्मीदवार आखिर कितना शिक्षित हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, शिक्षाओं के भी अलग अलग स्तर है। इसके अलावा कुछ लोगों को कहना है कि उम्मीदवार है वो किसान होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये उम्मीदवार है वो इजराइल की भांति सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे और देश के लिए पहले सेवाएं दे, उसके बाद उसे है वो नेतृत्व करने का मौका मिले। इसके अलावा भी उम्मीदवार है वह जागरूक होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ सके, संघर्ष कर सके, सड़क से लेकर संसद तक अपने लोगों के लिए वो लड़ाई लड़े। इस प्रकार के उम्मीदवार होना चाहिए। हालांकि तमाम प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो एक आदमी में होना संभव नहीं है, हालांकि असंभव भी नहीं है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के उम्मीदवार भाजपा में ताल ठोक रहे हैं। हम आपको एक अनोखे उम्मीदवार से बात करवाते हैं, एक ऐसी शख्सियत से, शायद आप उन्हें बहुत कम जानते हैं। वो शख्सियत है डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया। डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया का फोगा गांव के अंदर जन्म हुआ था और डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया है वो 18 साल और 6 महीने की उम्र के अंदर है वो बीएसएफ में चले गए थे, देश के लिए सेवाएं देने चले गए थे और इसके साथ उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। 4 बार पोस्ट ग्रेजुएट रहे, 4 अलग अलग विषयों में उन्होंने है वो बीए की डिग्री की, स्नातक की और उसके बाद उन्होंने है पोस्ट ग्रेजुएट की, स्नातकोत्तर रहे और 4 अलग अलग विषयों के अंदर उन्होंने स्नातकोत्तर की। उनका अभियान यहीं कहाँ रुकने वाला था। शिक्षा की ललक ऐसी थी कि उन्होंने पीएचडी भी कर डाली और अपने नाम के आगे लगा लिया डॉक्टर, जो अपने आप के अंदर एक विशेषज्ञ होता है, एक विषय का विशेषज्ञ होता है जो डॉक्टर कहलाता है। उसके बाद भी सत्यनारायण झाझड़िया की जो शिक्षा है वो आज तक जारी है। इनका कहना है कि शिक्षा है वो दिमाग का पोषण है और वो लगातार व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके साथ ही बीएसएफ में रहे और बीएसएफ के अंदर उन्होंने एक बड़ी मुठभेड़ का भी सामना किया और ग्रेनेड से घायल हो गए और पाकिस्तानी आतंकवादियों को 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया, धूल चटा दी, नेस्ता नाबूद कर दिया और 5 आतंकवादियों को मार गिराने वाले यूनिट के अंदर रहे थे। खुद को भी है ग्रेनेड लगा था, गंभीर घायल हुए थे, लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे थे। ये वारदात 1999 की है। ये मुठभेड़ है वो 1999 में भी, जो स्वयं भी घायल हुए और इस शौर्य के लिए उन्हें पुलिस पदक मिला और 2008 में उसके बाद इनको भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर लगाया गया और ये जो विशेष इनकी नियुक्ति हुई थी, प्रतिनियुक्ति हुई थी, आईपीएस अनुभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी रहे। इस दौरान देश भर के आईपीएस अधिकारियों का यहाँ पर नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक के काम होता है। यह विभाग हालांकि है वो रिटायरमेंट के मामले नहीं देखता है। इस दौरान इनकी जो कार्य कुशलता थी, इसकी वजह से देश भर के 100 से ज्यादा आईपीएसों के साथ इनके मित्रवत व्यवहार रहे। आज भी होली दिवाली के अवसर पर इनसे बातचीत होती है और दुख सुख अपने शेयर करते हैं जैसे एक दोस्त करता है। सैकड़ों अधिकारियों के साथ इनके दोस्ताना संबंध है। सत्यनारायण झाझड़िया से हम आपको बात करवाएंगे, क्योंकि बात करवाने से पहले आपको जानना चाहिए कि आप किससे सुन रहे हैं, क्या उनके विचार है, कौन है, परिचय है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज हो जाता है 2007 में इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले ली और रिटायर हो गए। उसके बाद इन्होंने राजस्थान के अंदर एक बड़ा कारनामा किया जो मीडिया में भी छाया रहा। 1975 का जो आबकारी नियम बना हुआ है उसका उपयोग सबसे पहले इन्होंने किया और उसमें सफल हुए।
उपयोग करने के साथ साथ फोगा को इन्होंने शराब मुक्त करवाया, वोटिंग डलवाई और वोटिंग के अंदर जो है शराब को बुराई मानते हुए गांव के लोगों ने इनकी प्रेरणा से जागृति आई और भारी मात्रा में शराब मुक्ति के पक्ष में वोट पड़े और आज फोगा है वो शराब मुक्त है। निश्चित रूप से सत्यनारायण झाझड़िया को इस मामले में भी बड़ा श्रेय जाता है। इसके साथ योग से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और अध्ययन पढ़ने और पढ़ाने के मामले में है। सत्यनारायण झाझड़िया का इस दफा है वो भाजपा से उम्मीदवारी करने का नाम है वो चर्चा में आ रहे हैं। आज हम इनसे बात करवाते हैं कि इस चर्चा में कितना दम है, पार्टी इनको मौका देती है, ये कितने सफल हो पाते हैं। आखिर शिक्षा में भी इन्होंने बड़े कीर्तिमान रचे हैं, किसान परिवार से भी आते हैं। इसके साथ ये इन्होंने देश के लिए सेवाएं भी दी है और गोलियां क्या, इन्होंने तो बम तक झेले हैं और शौर्य के लिए इनको पुलिस पदक भी मिला है। तो ऐसे शख्सियतें हमारे बीच में है डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया। झाझड़िया साहब नमस्कार। जी भाई साहब नमस्ते। सत्यनारायण जी, आपका अब सरदार शहर में उपचुनाव की चौरस सज चुकी है, चुनाव की घोषणा हो गई है। 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, 8 को नतीजे आने वाले हैं। तो आपकी उम्मीदवारी की भी चर्चे चल रहे हैं, ये कहाँ तक सच है और इसके पीछे क्या राज है? ये निश्चित जो आपने सुना वो सही सुना है, ये लोकतंत्र है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी लोग उम्मीदवारी के लिए अपना दावा पेश करते हैं, तो मैंने ये खुद आंकलन किया कि मैं भी किसी भी मायने में किसी भी उम्मीदवार से कम नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर पार्टी अपना प्रतिनिधि बनाती है और मुझे ये आशीर्वाद देती है तो मैं बहुत बेहतर लोगों की सेवा कर पाऊँगा जैसे मैंने पीछे आज तक की है। सत्यनारायण जी, राजनीति के अंदर एक बेबाकी शब्द होता है, बात है वो बेबाकी की कहनी चाहिए। अशोक पिंचा को 5 बार यहाँ पे मौका मिल चुका है। बहुत सारे लोगों का और राजनीतिक विशेषज्ञ और विद्वानों का, जिन्हें राजनीतिक पंडित भी मीडिया की भाषा में कहा जाता है, उनका मानना है कि भाजपा से अब भी अशोक पिंचा को ही टिकट मिलनी चाहिए, उनको मजबूत मानते हैं। तो आप क्या मानते हैं, अशोक पिंचा को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जा सकता, आपको बनाया जाए, ऐसी क्या खासियत है? मैं इसके बारे में आपसे ही पूछूंगा कि मेरे में वो कौन सी खासियत नहीं है जो पिंचा साहब में है। और मैं तो ये कहूँगा कि निर्णय तो जो है वो पार्टी का सर्वोपरि होता है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि पीछे 5 बार मौका दिया गया पिंचा साहब को और जिसमें से 4 बार पार्टी को हार मिली है, तो निश्चित रूप से पार्टी को जो है अपना मन और अपनी विचारधारा और अपनी आइडियाज़ अपने सर्वेज में बदलने चाहिए और किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए। अब इतना लंबे समय अगर हम जोड़ें तो 20 साल के अंदर ना जाने भाजपा के लिए कितने उम्मीदवार कितने नेता तैयार होते, और मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो समय हमने बर्बाद किया है ये पार्टी के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी, इस देश के लिए भी नुकसान है। मेरी ये ओपिनियन है। आपका मानना है कि अशोक पिंचा 5 में से 4 चुनाव हार चुके हैं, इनसे लगता है कि वो मतलब सरदार शहर विधानसभा में विधानसभा स्तर पे लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं है। आपने कहा अशोक पिंचा में क्या खासियत है जो आप में नहीं है, वो खासियत आपने जाननी चाहिए। अशोक पिंचा ने सरदार शहर की भाजपा को नगर पालिका के अंदर भी बड़ी बढ़त दिलाई है। यहाँ पर उन्होंने चेयरमैन भी बनाए हैं, वाइस चेयरमैन भी बनाए हैं, पंचायत समिति में भी प्रधान बनाया है। तो निश्चित रूप से भाजपा को उन्होंने शून्य से लेके एक हद तक खड़ा करने में तो कोशिश से उनकी कामयाबी मुझे लगती है। सर वो उनका क्षेत्र रहा है। आप मेरा बैकग्राउंड चेक करें, मैंने जिस भी क्षेत्र में हाथ डाला है मैंने उस क्षेत्र को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो देश की सेवा हो, चाहे वो सामाजिक सेवा हो, और मैंने सारे हटके काम किए जो बाकी लोगों ने नहीं किए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस क्षेत्र में भी मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं यहाँ भी वो छाप छोड़ के जाऊँगा जो बाकी लोग यहाँ नहीं कर पाए। मैं निश्चित रूप से यहाँ से पार्टी के लिए काम करूँगा, मजबूत करूँगा, जनता के लिए करूँगा, और पार्टी को भी ये लगेगा कि हमने जो है किसी एक सही आदमी का सिलेक्शन किया है जो पार्टी हित में है, क्षेत्र हित में और देश हित में। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है और मेरा बचपन पूरा जो है राष्ट्र सेवा में गुजरा है। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ूं। मेरी जो प्रमुखता है वो मेरी जो विचारधारा है वो बीजेपी से है। मैं अगर चुनाव लड़ूंगा, पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं बीजेपी से ही लड़ूंगा। बाकी किसी पार्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है जो मुझे शूट नहीं कर रही। मैं सिर्फ
राष्ट्रवादी पार्टी का ही एक सिपाही हो सकता हूं, क्योंकि उससे पहले मैं देश का सिपाही रहा हूं। तो मेरा तालमेल जो है वो सिर्फ इसी विचारधारा से हो सकता है, बाकी नहीं। आपने कहा कि अशोक पिंचा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, भाजपा में ऐसा क्या है जो कांग्रेस में नहीं है? देखो, ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। हमने जब आंकलन किया तो बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, जिनका खामियाजा हम आज भी भुगतते हैं। हो सकता है आप लोगों ने अखबार में पढ़े होंगे, लेकिन जो चीज़ आप सुनते हो मैंने अपने पैरों से नापी है। वो चाहे वो कारगिल हो, नौगांव सेक्टर हो, पुंछ हो, उड़ी हो, तंगधार हो, या जितने भी हमले हुए हैं वो मैंने अपने पैरों से देख नापे हैं उनको। मैंने 42 किलोमीटर की 48 घंटे की पेट्रोलिंग की है वहाँ, और मैंने दोनों पार्टियों के शासन का भी आंकलन किया है कि जब हम बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट हमारा होता था तो हमें कांग्रेस के टाइम में कितने पावर थे, कितनी शक्ति थी, और जब 2014 में बीजेपी सरकार आई तो एक किस प्रकार के पावर और शक्तियां जो है एक सैनिक को दी गई, जिससे उसका आत्मबल बढ़ता था और दुश्मन का आत्मबल उससे डाउन होता था। तो मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि ये बहुत अंतर है इस चीज़ में, और मुख्यतः फौजी आदमी जो है वो उसकी विचारधारा जो है वो बीजेपी से तालमेल खा सकती है, बाकी पार्टियों से नहीं। फौजी है, उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी से तालमेल खा सकती है, और वीके सिंह को बीजेपी ने बड़ा मौका भी दिया है। और जय एक किसान जय जवान और जय विज्ञान के अगर अपन बात करें तो अब्दुल कलाम को भी बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाने में बड़ा योगदान किया था। तो क्या आपको लगता है वीके सिंह की तरह बीजेपी यहाँ भी बड़ा निर्णय ले सकती है? निश्चित, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि उनकी विचारधारा को देखते हुए वो देश हित में, राष्ट्र हित में और पार्टी हित में और यहाँ की जनता के हित में ये निर्णय लेंगी और मुझे आशीर्वाद देंगे, और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं और मैं विजय हूँ। पार्टी का नाम हो, इलाके का नाम हो, विकास हो और सब लोग यहाँ खुशहाल हों। चुनाव लड़ना और टिकट देना और नहीं देना ये पार्टी का है, वो निजी मामला है। बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। एक बार मान लेते हैं कि बीजेपी आपको टिकट देती है, आप जनता के बीच जाओगे तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे ताकि जनता आपको चुने, आपको वोट दे? वो क्या बातें रहेगी जो सरदार शहर की जनता के लिए आप करना चाहोगे? सर, मैं सबसे महत्व जो है वो शिक्षा को देता हूँ। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप हर क्षेत्र में कैपेबल हैं। आज शिक्षा के कारण ही आप इस मुकाम पे हैं कि मेरा इंटरव्यू आप कर रहे हैं, और शिक्षा को मैं बेस मानता हूं। और शिक्षा में भी ऐसी तकनीकी शिक्षा जिससे आदमी कमा के खा सकता है, और वो अपना हर चीज़ अच्छा क्या है बुरा क्या है सोच सकता है। जानवर और इंसान में जो फर्क है वो शिक्षा ही करती है। शिक्षा हमारे पास है तो हम इंसान हैं, अदरवाइज हम भी जानवर की श्रेणी में आते हैं। तो मेरा जो मेन मोटो होगा वो शिक्षा पे रहेगा। लोग शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा से अपना जो विकास करें, देश का विकास करें और क्षेत्र का विकास करें। शिक्षा के मामले में सरदार शहर में क्या कमी है? सर, आप देखें तो टेक्निकल शिक्षा के मामले में आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आज एक भी सबसे छोटी जो इकाई होती है ITI कॉलेज की होती है, वो भी सरदार शहर में आज तक किसी गवर्नमेंट ने खोलने का साहस नहीं किया। तो इससे ज़्यादा हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आज सरदार शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए थी, आज सरदार शहर में MBBS कॉलेज होनी चाहिए थी। आज जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो मिशन चलाया उसके तहत यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने चाहिए थे। अगर उस तरीके से हम देखते हैं तो सरदार शहर में सर है क्या? एक अगर BA B.Ed की डिग्री लेके आम आदमी, आम किसान का बेटा घूमता है, एक वैकेंसी के पीछे 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो मैं उसको शिक्षा नहीं मानता। शिक्षा वही है जिसमें गुणवत्ता हो, जिससे आदमी कमा के खा सकता है और अपना विकास और उन्नति कर सकता है। आपने कहा अशोक पिंचा है वो 5 में से 4 चुनाव हार गए हैं, तो बीजेपी को दूसरे दृष्टिकोणों पर भी विचार करना चाहिए, एक अलग ऑप्शन खोजना चाहिए। तो आपको टिकट देते हैं तो आप जीत जाएंगे? निश्चित जीत जाऊंगा मैं। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये तो सबके सामने है कि ये तो पिंचा जी को 5 बार टिकट दी है और 5 में से 1 बार विजय हुए हैं पार्टी के लिए। उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं कोई पिंचा जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो व्यक्तिगत रूप से पिंचा जी जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं वो, और पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ हर आदमी की अलग अलग शैली होती है जो हो सकता है जनता को ना पसंद हो और सकता है कि यही बात उनके साथ घटित हो रही हो, जिसके कारण हमारी पार्टी जो है वो सीट नहीं निकाल पा रही है। तो मैं तो निश्चित रूप से ये निवेदन करूंगा पार्टी से कि उनको यहाँ पे एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान तो कोई होने वाला है नहीं। आपको लगता है कि ये जो चुनाव है वो मेन विधानसभा चुनाव
है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है, और कांग्रेस को है वो सत्ता पक्ष का भी लाभ मिलेगा, और विधायक पंडित जी भंवरलाल जी के निधन की वजह से सहानुभूति की भी लहर चलेगी। अनिल शर्मा है वो लगातार अपने पिता का हाथ बढ़ाते रहे, सक्रिय रहे, तो ये चुनाव अपना आप इतना ईजी मानते हैं कांग्रेस के सामने? सर, सहानुभूति गरीब और कमजोर व्यक्ति के प्रति होती है। अनिल जी पहले से ही राज्य मंत्री के दर्जे में हैं और वो सत्ता में हैं, उनके पास अभी भी कोई कमी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता ने इतनी सहानुभूति दी है कि भंवरलाल जी को 35 साल यहाँ का राजा बना के रखा, इससे ज़्यादा सहानुभूति और क्या हो सकती है। गवर्नमेंट ने भी अनिल जी के प्रति इतनी सहानुभूति दी कि उनको राज्य मंत्री बना रखा है। तो अभी मुझे सहानुभूति की जगह जो है विकास का मुद्दा होना चाहिए, और जनता को भी ये सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलाव होना चाहिए, और देश की जो दौड़ है उसके साथ सरदार शहर को भी शामिल होना चाहिए। अगर हम दृष्टिपटल देखते हैं हिंदुस्तान की, तो काफ़ी लोगों से हम बहुत पीछे हैं, और उसका जो है एक ही उपाय है कि हम जो यहाँ पे है कुछ बदलाव लाएं और ये कुछ नया करें। चुनाव से पहले चर्चाओं के दौर चलते रहेंगे, अलग अलग उम्मीदवार अपने अपने दावे और अपने वादे इरादे आपके सामने रखेंगे। टिकट देना नहीं देना पार्टी का ही निर्णय है। इसके अलावा कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी निर्णय भी है वो आम मतदाताओं का करना होगा। हम ये मान लेते हैं कि आप जीत भी जाते हैं तो आप है वो सत्ता के खिलाफ जीत के जाएंगे। बीजेपी है वो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में है, और जब तक चुनाव होते हैं तब तक लगभग 12 महीने का समय अधिकतम मान लेते हैं, हालांकि आचार संहिता भी उससे पहले लग जाएगी। तो विपक्ष की भूमिका में आप अगर विधायक बनकर जाते हैं तो किस प्रकार वो संघर्ष आपका होगा कि सरदार शहर के विकास की लड़ाई लड़कर सरदार शहर की जनता को उसका हक आप दिला देंगे? निश्चित रूप से सर, मैं ये कोशिश करूंगा कि जो जो यहाँ कमियां हैं उन कमियों के खिलाफ मैं क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और विधानसभा तो दूर की बात है, मैं तो जिस क्षेत्र में रहा हूँ वहाँ मैंने कुछ अनूठा किया है और हर जगह आवाज़ उठाई है। आप यकीन नहीं करेंगे कि फौज के अंदर इतना डिसिप्लिन होता है कि किसी अधिकारी के सामने आप बोल नहीं सकते, लेकिन मैंने जो अधिकारी वहाँ नशा करते थे, कोई सिगरेट पीता, मैं उनके हाथ से सिगरेट तक छीन के फेंक देता था। तो मुझे वो कोई नहीं है, मैं अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए लड़ता रहता हूँ, चाहे वो मुझे विधानसभा में भेजें या कहीं भी भेजें। अब मैं यहाँ भी रहता हूँ तो हर लोगों का विरोध करता रहता हूँ कि तुम नशा करते हो, ये करते हो। अभी मुझे स्वामी रामदेव जी ने जिले का योग प्रभारी बना रखा है, उसके लिए भी मैं लोगों को खूब प्रेरित करता हूँ, और जो उनमें बुराइयाँ हैं उनको छुड़ाने के लिए भी प्रयत्न करता हूँ। और ये प्रयत्न मेरा जारी रहेगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं मेरी कार्यशैली जो है वो उसी प्रकार से करता रहूँगा। सत्यनारायण जी से एक महत्वपूर्ण सवाल है वो कर लेते हैं। इनके जीवन का एक बड़ा अनुभव रहा है जो काफ़ी रोचक भी रहा है, डराने वाला रहा है, और उसके बाद गौरव करने वाला भी विषय रहा है। वो साल था 1999। आतंकवादियों के साथ बीएसएफ की मुठभेड़ होती है नौगांव के पास, और वहाँ उस यूनिट के अंदर है जो बीएसएफ के अंदर सत्यनारायण जी भी होते हैं, और ग्रेनेड से हमला हो जाता है और इनके भी है वो ये भी जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो सत्यनारायण जी वो किस प्रकार का दिन था वो आप बताएं, क्योंकि आप सरदार शहर से विधानसभा के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं और आपको युवा भी आरकेजे माध्यम से सुनेंगे। और पिछले 5 सालों के अंदर सरदार शहर के युवाओं में सेना के प्रति जो जज्बा है वो कई गुना और बढ़ा है, आप मान सकते हैं। तो ये बातें उन्हें प्रेरणा देगी। सर, निश्चित रूप से आपने सही कहा। सन 1999 की बात है। कश्मीर के अंदर एक नौगांव सेक्टर है जहाँ मेरा डिप्लॉयमेंट था, और वहाँ बॉर्डर को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए लगभग 46 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वहाँ बर्फ़ का जब समय होता है तो बहुत स्लाइडिंग होता है, इसलिए रात को वहाँ मूवमेंट हुआ करता है। तो हम वहाँ डिप्लॉयमेंट थे, और वो नौगांव वहाँ पड़ता है जहाँ ये पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। उसके जस्ट ठीक ऊपर एक हमारी पोस्ट हुआ करती थी, पटियाला, पपलू और प्रीति, 3 पोस्टें थी। उनकी जो हाइट है वो लगभग 21,000 फुट के ऊपर थी। तो वहाँ हम रात को जब बर्फ़ गिरती है तो पाकिस्तान वहाँ से फायरिंग करता है, और उस फायरिंग की आड़ में वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करवाता है। तो जब वहाँ से घुसपैठ हो रही थी तो हमारा एक पेट्रोलिंग जो है वहाँ निकला, और हमने उसको अम्बुश बोलते हैं, हमने घात लगा के उन मिलिटेंटों पे हमला किया। वो 5 अफगानिस्तान मूल के मिलिटेंट थे और पाकिस्तान में प्रशिक्षित थे।
तो हमारी पार्टी में 11 लोग थे हम, तो हमारी उनके साथ मुठभेड़ हुई और अंतोगत्वा उन्होंने भी फायर किया, हमने भी फायर किया, और वो उस समय का सबसे सफल ऑपरेशन रहा और हमने उन 5 को मार गिराया। हालांकि उसमें थोड़ा सा मुझे जो है ग्रेनेड लगा था, लेकिन ऑपरेशन जो है वो बड़ा सफल रहा और उस काम के लिए हम सब लोगों को सम्मानित भी किया गया। 1-2 जो कमांडर थे अग्रणी पंक्ति में, उनको स्पेशल प्रमोशन भी दिया गया था। तो ये वहाँ का वाकया था और वहाँ ऐसे वाकये होते रहते हैं सर, बहुत ही चलता रहता है वहाँ। जैसे छुटपुट घटनाएं यहाँ चलती हैं, तो वहाँ पे ये इनकाउंटर वगैरह है, ये फौज में उनका तो गहना ही यही होता है। और वहाँ जो है ये बात होनी कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ शौक होता है, हर आदमी उम्मीद करता है कि मेरा कब नंबर आएगा, मुझे कब पुलिस मेडल मिलेगा, मैं कब फाइट करूँगा, मेरा कब कर्तव्य पूरा होगा। यही था बस। देश के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी है और अब ये चाहते हैं कि राजनीति के माध्यम से है वो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सके। तो राजनीति में करप्शन एक बड़ा इशू है, इसे ख़त्म किए जाने के लिए माना कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही है। तो इस मामले में और ज़्यादा क्या किया जा सकता है? सर ये सब जो सिस्टम है, गेम है, ये विचारों पे डिपेंड होता है। जब आदमी के विचार बदलते हैं तो सब कुछ बदलता है। आदमी विचार से उग्रवादी बनता है, आदमी विचार से शिक्षाविद बनता है। तो हमें बाकी चीज़ ना करके हमें विचारों पे ध्यान देना होगा, हमें ऐसी शिक्षा पद्धति लानी होगी, ऐसे विचार बदलने होंगे। और वो आपको पता होगा कि मोदी जी के सहयोग से भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है, जिसके अंदर भारतीय संस्कृति, योग, व्याकरण शास्त्र सबको शामिल किया है। और धीरे धीरे ये जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, हम इसको साइड कर देंगे और हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति के पढ़ने से हमारे बच्चों का विचार बदलेगा। और निश्चित रूप से ये आज की जो भी बुराइयां हैं, करप्शन ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे जो हैं सारी अलग होंगी। और मैं उसमें मेरी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपने चुनावी टिकट के लिए दौड़ धूप कब से शुरू कर दी थी? मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन सिस्टम को देखते हुए कि मैं दिल्ली में काफ़ी रहा हूँ, गृह मंत्रालय में मैंने 10 साल निकाले हैं, तो वहाँ पे राजनीतिक लोग भी आते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी आते थे, मेरा सब नेताओं के साथ आना जाना होता था। कई लोगों की हॉबी होती है कि वो ऑफिस से निकल के घर चले जाते हैं, लेकिन मेरा ये सिस्टम था कि मैं जब भी ऑफिस से जाता तो किसी न किसी पॉलिटिशियन के पास चला जाता था और उनसे सीखता रहता था। तो अंतोगत्वा 10 साल का मेरा जो उनका सुनने का, उनसे सीखने का अनुभव है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम जैसे अच्छे लोगों को, यानी मैं खुद को अपने आप को अच्छा ही बोलूँगा कि तुम जैसे अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ताकि राजनीति की भी जो है वो एक अच्छी व्यवस्था बने। और तब से मैंने सोचा कि अगर मौका देती है पार्टी, अपनी विचारधारा से विचार मिलते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो है ये प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी तक आपने ये बात पहुंचा दी? हाँ, निश्चित रूप से ये बड़ी बात नहीं है कि एक वार्ड पंच से लेकर के और ऊपर आला कमान तक मेरे जो हैं वो व्यक्तिगत संबंध है। मैंने सबकी सेवा की है, सबका कहना माना है। मेरे को जो भी ड्यूटी किसी ने दी, मैंने उसको 100% निभाया है और सब मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैंने अपनी बात जो है वो सबके पास पहुंचाई है। अब निर्णय लेना उनके हाथ में है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जिस प्रकार बीएसएफ में भी आपके कैप्टन हुआ करते थे, उस हिसाब से राजनीति में भी आपका कोई कैप्टन है, तो आपको क्या लगता है कि आपके कैप्टन आपको टिकट दिला पाएंगे? उन्होंने आपको जो भरोसा दिया है वो कहाँ तक खरे उतर पाएंगे? सर, मैं पिछले जो दिल्ली विधानसभा चुनाव थे उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के एक्स सीएम फडणवीस साहब हैं, जो उनके साथ रहा हूँ मैं 1 महीने, और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और पर्टिकुलरली फडणवीस साहब ही नहीं, मेरे सबके साथ अच्छे संबंध हैं। मैंने सबके पास अपनी अर्जी जो लगाई है, अब मेरे पे जो भी निर्णय जो करेंगे वो सबका स्वीकार है। मैं किसी एक आदमी पे डिपेंड नहीं हूँ, ना मैं किसी एक को बोलता हूँ। अगर मैं ये भी मेरी तरफ से ये ऑप्शन है कि अगर औरों से मैं आपको बेहतर लगता हूँ, मेरे पे आपको विश्वास है, तो आप मुझे निश्चित रूप से आजमाएं, वरना कोई ज़बरदस्ती तो देखो कर ही नहीं सकता। ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता। फडणवीस साहब है वो महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, वहाँ पर भी शिवसेना और एनसीपी से मिलकर वो काफ़ी समय तक सत्ता से दूर रहे थे। अब भी है वो सत्ता के ज़्यादा पास दिखाई नहीं देते हैं। टिकट देने के मामले में राजस्थान का ये प्रदेशाध्यक्ष है, एक्स सीएम वसुंधरा राजे है, इन सब का भी रोल होना ज़रूरी नहीं मानते?
निश्चित रूप से इनका रोल है और मेरे इनसे भी वैसे ही संबंध हैं। मैंने जब आपने कहा कैप्टन और आपने किससे सीखा, तब मैंने उनका नाम लिया है। मैं ना कहूँ उसे दोस्ती, ना कहूँ उसे बैर वाली मेरी वो है, और मैं काम पे विश्वास करता हूँ। मेरे को जो भी काम दिया गया है, चाहे वो राजस्थान के अध्यक्ष ने दिया हो या सेंटर के किसी ने दिया हो, मैंने निश्चित रूप से जो मेरे को अभी रिटायरमेंट आए 5 साल हुए, और मेरा जो भी योगदान बनता था, जहाँ भी मुझे डेप्यूट किया, मैं गुजरात चुनाव में भी गया हूँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी रहा हूँ, तो मैं तो सबसे सीखता रहता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे वाजपेयी साहब के शागिर्द थे डॉक्टर आरिफ बेग साहब, उनको चूरू लेके आया था, वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि ज़िंदगी में विद्यार्थी बन के रहना, और मैं उसी थीम पे चल रहा हूँ। मैं हर आदमी से सीखने की कोशिश करता हूँ और वही मैं सीख रहा हूँ। अगर उसका मुझे लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा था विद्यार्थी बन के रहना, मैं कहता हूँ विद्यार्थी बन के रहो। हर आदमी जीवन में रोज किसी ना किसी से कुछ सीखता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पे गुरु बन के भी रहें। सरदार सर के जो बच्चे हैं वो सेना में जाने के लिए लगातार अलग अलग ग्राउंडों पे तैयारी करते हैं, उनके लिए भी आप द्वारा किसी कोचिंग की, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस मामले में शुरुआत कब कर रहे हैं? सर, मैं निश्चित रूप से यहाँ जो भी कोचिंग हैं उनमें मैं जाता हूँ समय समय पर, चाहे वो कहीं गांव में हो चाहे शहर में हो। मैं मेरा जितना बन पाता है, जितना समय मिलता है, मैं उनको गाइड करता हूँ। और सरदार शहर के लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे गांधी विद्या मंदिर के जो सचिव हैं वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और उन्हीं की बदौलत जो है वो जो चूरू भर्ती होने वाली थी वो सरदार शहर शिफ्ट हुई है, और इसका हमारे सरदार शहर के इलाके को, इस क्षेत्र को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और मैं तो आज आपके माध्यम से सभी कोचिंग सेंटर वाले जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर मेरी कहीं भी उनको आवश्यकता पड़ती है तो 24 घंटे में हाजिर हूँ। मैं तो लगभग बाहर ही रहता हूँ, चाहे वो कहीं स्कूल में हो, कहीं विद्यालय में हो, कहीं कोचिंग में हो, किसी सोशल वर्क क्षेत्र में हो, और ये मेरा रूटीन रहता है। तो मैं ऑन कॉल वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, और मैं जो जितना जानता हूँ वो मैं बता पाऊँगा उनको। सत्यनारायण जी, अभी जो राजनीतिक चर्चा की बात करें तो मतलब कहने का मतलब जो दिखता है वो बिकता है। तो अभी जो बात आ रही है तो माना जाता है कि अशोक पिंचा को टिकट मिल सकता है, हरलाल सारण को मिल सकता है, मोहनलाल आर्य को टिकट मिल सकता है, राजकुमार रेणुआ की भी चर्चाएं आ रही हैं। ये बड़े बड़े काफ़ी दिग्गज रहे हैं, काफ़ी इनके पास अनुभव है, बड़े पदों पर भी रहे हैं, और राजनीतिक लिहाज से बात करें तो ये प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि पार्टी है बीजेपी चौंकाने वाले निर्णय लेने वाली पार्टी है, और इस मामले में हमेशा बीजेपी ने चौंकाया है? तो पिछले लगभग 2 कार्यकाल से तो हम ये देखते आ रहे हैं, तो क्या इस बार भी चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है? मैं तो यही उम्मीद करूंगा सर कि पार्टी को ऐसा एक हटके निर्णय लेना चाहिए जिसके अंदर इसकी जो विचारधारा चल रही है और लोग विश्वास कर रहे हैं कि पार्टी उस रूढ़िवादिता पे नहीं है, परिवारवाद पे नहीं है, वो एक योग्यता को प्रायोरिटी देती है, वो विकास को प्रायोरिटी देती है, और सरदार शहर के लिए भी ऐसा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये सत्यनारायण जी का मानना है। हमने सत्यनारायण जी से बात की। सत्यनारायण जी आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। चुनाव है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अलग अलग नाम आएंगे, अलग अलग उम्मीदवार होंगे। अगर आपको टिकट मिलती है तो मुलाकातों का दौर बढ़ जाएगा। आप लेकिन फिर भी टिकट मिले या नहीं मिले, हम चाहते हैं आप रेस कभी नहीं हारिएगा, क्योंकि रेस आप हारने वाले लगते नहीं हैं, क्योंकि आप इस देश के जवान रहे हैं, और जो एक जवान होता है वो कभी हारता नहीं है। इंडियन सोल्जर है वो हमेशा जीतता है। तो आगे भी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आप आए, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का।